गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम देवधर दुबे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय के 9वीं सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरे असाइनमेंट का टॉपिक है राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ लॉयर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉयर्स या हम जिन्हें एडवोकेट्स कहते हैं वो होते कौन है। एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन हु इज इन रोल एज एडवोकेट अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 इज एडवोकेट। मतलब जो भी व्यक्ति एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत इनरोल किया गया है एज एन एडवोकेट किसी बार काउंसिल के द्वारा, तो उसे एडवोकेट आप कह सकते हैं। बेसिकली एडवोकेट कोई और नहीं, एक लीगल प्रोफेशनल होते हैं जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर करना होता है। बेसिकली जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनके अपने अपने स्टेट्स बार हैं, उस बार के अंतर्गत आपको अपने आप को इनरोल करना होता है। और जब आप वो इनरोल हो जाते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही आपको एक एडवोकेट की उपाधि मिल सकती है। आप एडवोकेट्स कहे जा सकते हैं। एडवोकेट्स कोई नहीं है जो लीगल प्रोफेशनल जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या है। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं लॉयर एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, वकील को एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों तक न्याय पहुंचाते हैं। ये उस आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाते हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति जो न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट के सहारे जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति को लॉ की नॉलेज नहीं होती, तो ऐसे समय में जो लॉयर्स होते हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें कुछ इसके लिए फीस भी मिलती है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन बेसिकली एक नॉवल प्रोफेशन माना जाता है क्योंकि दूसरों को वो न्याय पहुंचाते हैं। तो ऐसे नॉवल प्रोफेशन में जो लॉयर है वो खुद ही कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और उनके ही कुछ अधिकार सुरक्षित नहीं किए गए। आज भी हम देखते हैं लॉयर्स के बहुत ही कम अधिकार है, इससे ज़्यादा उनके ऊपर दायित्व डाले गए, इससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटीज़ हैं और इनकी जो प्रैक्टिस है, इनके जो राइट्स है, को बहुत तरीके से लिमिट किया गया है। तो अगर हम राइट्स की बात करें तो सबसे पहला राइट जो लॉयर को मिला है वो है राइट टू प्रैक्टिस। मतलब जो लॉयर होता है, जो वकील होता है, वही सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो उसे मतलब आप बार कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत इनरोल है वही सिर्फ बार में प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा जो राइट टू प्रैक्टिस है इसमें ढेर सारे लिमिटेशन है कि कौन व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, कब प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे कि आपको इनरोल होना चाहिए, इनरोल होने के बाद आप अगर एग्जामिनेशन जो होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम वो आप पास होंगे, जब आप कंप्लीटली इनरोल होंगे तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बार काउंसिल के द्वारा आपको मतलब सस्पेंड ना किया गया आपका लाइसेंस दिया गया हो तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके ऊपर और भी ढेर सारे लिमिटेशंस लगाए जाते हैं कि आप किस किस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या डेकोरम होना चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए आपका कोर्ट रूम में। ये सारे लिमिटेशंस राइट टू प्रैक्टिस के साथ आपको मिलते हैं। अगर हम दूसरे राइट की बात करें वो राइट टू फीस। मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कुछ फीस मिलेगी। तो ये भी आप एडवोकेट का राइट है कि जब वो काम करे तो उसको कुछ फीस इंटाइटल्ड हो, ऐसा नहीं हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उससे काम कराया जा सके। तो राइट टू फीस भी इसका एक लीगल राइट है। इसके अलावा राइट टू ऑफ लियन, मतलब कुछ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड्स होते हैं उनको राइट ऑफ लियन भी है। मतलब अगर आपने फीस नहीं दी तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्लियर किया है एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं तो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको जो लॉयर है वो अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी फीस की पेमेंट ना हो जाए। तो राइट ऑफ लियन भी एडवोकेट्स को दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे अधिकार लॉयर्स को दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू एसेस जज, मतलब जज के पास मिलने की जो राइट है, जज तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, ये भी आपको राइट है। राइट ऑफ ऑडियंस, लेकिन राइट ऑफ ऑडियंस जो सेक्शन 30 के अंतर्गत ये अभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इस सेक्शन को इन्फोर्स नहीं किया गया। तो राइट ऑफ ऑडियंस भी एक एडवोकेट का राइट है कि लोग और कोर्ट जो है वो उनकी बात सुने। ये भी एक अधिकार है राइट्स का। राइट्स और प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस बेसिकली राइट्स की तरह ही लगते हैं और राइट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है कि आपके कुछ अधिकार है, लॉयर्स के कुछ अधिकार है, लेकिन प्रिविलेजेस में ये देखा जाता है कि जो कुछ एडिशनल आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जो दूसरों से आपको थोड़ा अलग करते हैं, आपको कुछ बेनिफिट है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रिविलेजेस की जो एडवोकेट्स को दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रिविलेज है वो है राइट टू डिफेंड हिज क्लाइंट। मतलब एडवोकेट के पास ये प्रिविलेज है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सके। एडवोकेट अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं। तो ये दूसरा प्रिविलेज है कि वो ट्रैवल और मीट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, चाहे वो क्लाइंट भले ही अरेस्ट हो, पुलिस स्टेशन में हो या फिर अदरवाइज कोर्ट रूम में ही, तो वो कंसल्ट करने के लिए केस को अपने जो क्लाइंट है उससे मिल सकते। तो ये एक तरीके का प्रिविलेज है। इसके अलावा लॉयर्स को ये भी प्रिविलेज दी गई है कि वो जब वो कोर्ट जा रहे हो या फिर कोर्ट से वापस आ रहे हो तो ऐसे समय पर उन्हें सिविल अरेस्ट ना किया जाए। यह नोट करने वाली बात है कि सिविल अरेस्ट की बात है, क्रिमिनल अरेस्ट की बात नहीं है। यानी क्रिमिनल केसेस में उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सिविल केसेस के लिए
जैसे कि चालान के बेसिस पर या फिर और किसी चीज़ के लिए आप उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, जिससे वो कोर्ट का जो जस्टिस सिस्टम है उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, कोर्ट के जो मतलब प्रोसेस है उसमें कोई बाधा ना आए। इसलिए ये प्रिविलेज दिया गया है लॉयर्स को कि वो जब कोर्ट जाते हैं, कोर्ट रूम से वापस आते हैं, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लॉयर्स का ये भी प्रिविलेज है कि वो जज के लिए अप्लाई कर सके और जज बन सके। तो लॉयर्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आगे चल के प्रैक्टिस के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे जज बनने के लिए भी कैपेबल है। तो जज बनने के जो प्रिविलेज है ये भी लॉयर्स के पास ही है, लॉ स्टूडेंट्स के पास ही होता है कि वो जज बन सके। इसके अलावा जो प्रिविलेज दिया गया है वो है कि वो पॉलिटिकल लाइफ में भी हो सकते हैं। मतलब आप बिजनेस तो कर रहे हैं अपना, मतलब एक तरीके से लॉयर का प्रोफेशन तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़ सकते हैं, आप MP MLA भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम भी आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इसके अलावा लॉयर्स में ये प्रिविलेज है क्लेम ऑडियंस, मतलब लॉयर्स की बात सुनी जाए, कोर्ट रूम में बात रखी जाए, ये सारा जो प्रिविलेज है ये भी लॉयर्स को दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे लॉयर्स के पास ढेर सारे प्रिविलेजेस है और ढेर सारे राइट्स हैं। लेकिन ये जो राइट्स है, ये प्रिविलेजेस है, ये कुछ भी नहीं है जब उनके ऊपर लिमिटेशंस को हम देखते हैं। राइट्स और प्रिविलेजेस जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लिमिटेशंस जो लॉयर्स के इन राइट्स और प्रिविलेजेस पर प्रिवेल करते हैं। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि लॉयर्स एज अ सच जब वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो बिजनेस नहीं कर सकते कोई, मतलब वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। हालांकि अगर उन्हें पार्टनर बनना है तो स्लीपिंग पार्टनर के रूप में इनरोल हो सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर के अलावा वो एक्टिव पार्टनर नहीं बन सकते। तो पहला लिमिटेशन ये है। दूसरा, अगर हम बात करें लॉयर किसी तरीके से फुल टाइम आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं बन सकते, मतलब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी प्राइवेट में फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बन सकते। जैसे कि आप जानते होंगे कई जो लॉयर्स होते हैं वो टीचिंग भी करते हैं, तो ऐसे समय पे टीचिंग उनको अलाउड है, लेकिन तब तक जब तक वो फुल टाइम काम नहीं करते। वो साइड में आप कुछ घंटे 1-2 लेक्चर डिलीवर करने के लिए आप जा सकते हैं कॉलेज, लेकिन हमेशा के तौर पर आप फुल्ली, अगर आप इनरोल्ड है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, फुल्ली आप टीचर के रूप में काम करें तो ये अलाउड नहीं है, इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कोई करते हैं तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना जाएगा और आपके जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर होते हैं तो उस केस में भी इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। इसके अलावा और भी कई लिमिटेशंस है कि आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है। इन सब के लिए प्रॉपर रूलिंग होती है, बार काउंसिल की कुछ गाइडलाइंस होती है, उसे आपको फॉलो करना होता है। कोर्ट रूम में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, एडवोकेट्स एक्ट का अंतर्गत जितने भी प्रोविजन है आप उसको तरीके से फॉलो करेंगे, ये सारी जो लिमिटेशंस है। इसके अलावा इन सब के अलावा सेक्शन 34 जो है वो एम्पावर करता है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग कि इस पे जो इनके राइट्स है इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ लॉज बना सकता है, कुछ रूल्स बना सकता है। इन सब के थ्रू लॉयर्स के जो राइट्स है वो भी लिमिट हो जाते हैं। राइट्स, प्रिविलेजेस और लिमिटेशन को समझने के बाद अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जो लॉयर्स की राइट्स है, जो लॉयर्स को राइट्स दिए गए हैं वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू देयर ड्यूटीज। लॉयर्स की ढेर सारी ड्यूटीज है टुवर्ड्स देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट के प्रति, समाज के प्रति और कोर्ट रूम मतलब जज के प्रति। लेकिन जो उनको राइट्स दिए गए हैं, एक तो वो रियल नहीं है, मतलब अपने आप में वो सच्चे राइट्स नहीं, वो ड्यूटी के नेचर में है। वो बेसिकली आप उन्हें राइट्स कह भी नहीं सकते एक तरीके से। जो उनके प्रिविलेजेस है वो भी नेग्लिजिबल है, आप नॉर्मल प्रिविलेजेस भी उनको नहीं दिए गए हैं। तो उनके प्रिविलेजेस और राइट्स तो कम है लेकिन ड्यूटीज ज़्यादा है। जो उन्हें राइट्स दिए गए वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसे कहीं लीगली किसी एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। हालांकि ये जो राइट्स है ये एब्सोल्यूट ना होने के बावजूद मिनिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लॉयर्स को। लेकिन जरूरत ये है कि हम एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके इन राइट्स को और मजबूती के साथ ले आए, जिससे जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे यंगस्टर है, वो लॉयर एज अ प्रोफेशन के तौर पर इसे प्रिविलेज दे, इसे प्रेफरेंस दे और वो दूसरे लाइन में, दूसरे फील्ड में ना डेविएट हो, ना जुडिशरी के पीछे जाए और इस प्रोफेशन की जो गरिमा है और जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा की तरह बनी जाए। तो जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करें और जो लॉयर्स की राइट्स हैं उन्हें सिक्योर करें। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड।